जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। सो जितने भी बच्चे हाई कोर्ट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जूनियर सेशन के, आपका एग्जाम नेक्स्ट वीक में है। नो डाउट हमने कंप्यूटर को अच्छे से कवर कर लिया, जनरल इंग्लिश को कवर कर लिया, करंट अफेयर्स मैंने इंडिया के पढ़ा दिया और जम्मू कश्मीर की करंट अफेयर्स की भी वीडियो मैंने कल परसों अपलोड कर ली थी। आई होप आप वो देख रहे होंगे साथ साथ। अब नो डाउट मैंने जॉब रिलेटेड अवेयरनेस भी आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। बट उस टाइम पे कम टाइम था मेरे पास और आप बच्चों ने प्रिपेयर किया होगा और भी कई जगहों से पढ़ा होगा। अगर पढ़ा है कहीं से और भी, फिर भी आप जॉब रिलेटेड अवेयरनेस वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें से लेक्चर देख लेना, क्योंकि बिल्कुल क्रिस्प वे में मैंने एग्जाम और इन चीजें समझाई, आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। अब मेरा इस वीक में एजेंडा ये रहने वाला है, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्स ऑन कमेंट सेक्शन, ठीक है, अबाउट टुडेज लेक्चर। उसके बाद मतलब मेरा ये रहेगा कि मैं अब आपको जॉब रिलेटेड अवेयरनेस रिवाइज करवा दूं आने वाले दिनों में। आज के जो लेक्चर है वो मेनली फोकस रहेगा जो भी कोर्ट रिलेटेड करंट इवेंट्स हुए हैं 2024-25 में, उनको, और उसके साथ साथ खाली करंट नहीं, उसके साथ साथ स्टैटिक पोर्शन भी हम रिवाइज करते चलेंगे, ठीक है। ये हमारा एजेंडा है, पहले आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हमने आज पढ़ना है। सो बिना टाइम वेस्ट करे आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विद वेरी सिंपल करंट, जो आप सबको पता है। देखो कुछ नहीं हुआ, 11 नवंबर 2024 को अपॉइंट होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो आप सबको पता है, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट होते हैं 11 नवंबर 2024 में। तो किसको अपॉइंट किया जाता है एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? जस्टिस श्री संजीव खन्ना जी को। किसको? जस्टिस श्री संजीव खन्ना जी को अपॉइंट किया जाता है एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुनेंगे? 51st नंबर के। ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? 50th नंबर के। 51st से पहले 50th नंबर वाले जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है। इनका नाम क्या था? चंद्रचूड़। इनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है। उसके 49 भी याद करो सर, इतने पुराने क्यों याद रखना? इसलिए याद है क्योंकि मैच द कॉलिंग में आगे तो कर लोगे, यू ले दिए थे 49 नंबर के, ठीक है। इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगर पूछे कि इंडिया के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के जो सुप्रीम जज हो गए उनको बोलेंगे चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट। तो सभी आपको पता है इंडिया का सबसे बड़ा जो उच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उसके जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो कौन थे? वो थे जस्टिस एच जे कानिया, ठीक है। जस्टिस एच जे कानिया। तो इनका नाम भी याद कर लेना, मे भी एग्जाम में पूछा जाए। एच जे स्टैंड फॉर हरिलाल, ठीक है। एच स्टैंड फॉर हरिलाल जे कानिया इनका पूरा नाम था, ठीक है। इतना तो आपको समझ आ गया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट, ये तो हमें समझ आ गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट कौन है। बट अगर हमें किसी को, अगर कोई बंदा चाहता है, तुम में से कोई चाहता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, क्या बनना है आपको? सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है अगर आपको, तो आपको क्या क्या क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने चाहिए? सबसे पहला क्राइटेरिया, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, अदरवाइज आप नहीं बन सकते। पहला क्राइटेरिया क्या है? आप इंडिया के सिटीजन होना चाहिए। दूसरी बात, आपकी एज 65 ईयर से कम होनी चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 65 ईयर्स में तो रिटायर हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस कब रिटायर होते हैं? 65 ईयर। हाई कोर्ट के जजेस कब रिटायर होते हैं? 62 ईयर। तो अभी मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का क्राइटेरिया बताऊं तो पहले तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा, आपकी उम्र जो है 65 साल से कम होनी चाहिए। तीसरा क्या इंपॉर्टेंट है, जो क्राइटेरिया ये कहता है कि आप जज होने चाहिए किसी हाई कोर्ट में। अगर आप किसी हाई कोर्ट में जज हैं 5 सालों से, कितने? 5 सालों से आप हाई कोर्ट में जज हैं, ठीक है। हाई कोर्ट में जज हैं एटलीस्ट 5 सालों से, मतलब आप एलिजिबल हो सकते हैं कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। दूसरा, इसी में या ये चीज हो, या आप एडवोकेट हैं। क्या है? एडवोकेट। एडवोकेट क्या होता है? लॉयर क्या होता है? इन सबका डिफरेंस मैंने जॉब रिलेटेड अवेयरनेस में पढ़ाया हो, देख लो। आज आप एडवोकेट हो 10 साल से, कहां पर? किसी हाई कोर्ट में या किसी सुप्रीम कोर्ट में। अगर आप 10 साल से एडवोकेट हो तब भी आप जज बन सकते हो सुप्रीम कोर्ट का। और तीसरा, अगर प्रेसिडेंट बोले कि आप डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द आई ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट अभी श्रीमती द्रौपदी जी मुर्मू जी बोले, जैसे मेरे लिए बोले कि मैं डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हूं, कहने का मतलब मेरे में कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जो मतलब अच्छे मैं कर सकता हूं। तो अगर वो अनाउंस करते हैं मैं डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हूं, तो भी मैं एलिजिबल हो जाता हूं एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये 3 क्राइटेरिया में से कोई भी एक होगा तो काम चल जाएगा। सिटीजन तो होने ही चाहिए भारत के, 65 साल से उम्र कम तो होनी चाहिए। या तो जज चलेंगे 5 साल से, जज होने चाहिए हाई कोर्ट में, या एडवोकेट होने चाहिए 10 साल से, या डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो इन द आई ऑफ प्रेसिडेंट, तो भी वो एलिजिबल हो सकते हैं एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये आपको समझ आ गया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमारे जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको अपॉइंट कौन करते हैं? उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। और ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 की सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि अपॉइंटमेंट कैसी होगी सुप्रीम कोर्ट जजेस की बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस को, ठीक है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं
अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस, ठीक है, ऐसे ही अपॉइंट नहीं कर देते, क्राइटेरिया है ना। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस को, सुप्रीम कोर्ट जजेस को अपॉइंट करते हैं आर्टिकल 124 सबसेक्शन 2 के तहत, ठीक है। जो आर्टिकल 124 है ना, वो होली सोली बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 124 जो है वो डील करता है कैसे सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हुई, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कैसे इस्टेब्लिश होगा, उसकी कंपोजिशन क्या होगी, ठीक है, उसके जो जजेस हैं उनको अपॉइंट कैसे किया जाएगा, देखो इसी के अंदर तो अपॉइंटमेंट की बात हुई है ना, उनको अपॉइंट किया जाएगा, उनका रिमूवल कैसे होगा, ये सारी चीजें आर्टिकल 124 में लिखी है। तो मतलब आर्टिकल 124 एक होली सोली सुप्रीम कोर्ट का सब कुछ बताता है, तो इसके बारे में आप बिल्कुल अच्छे से याद रखोगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जज है ना, वो दो तरह से हटाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तो वो रिजाइन कर दे, फॉर एग्जाम्पल एक हो गया, मतलब डेथ होगी, ये चीज एक अगर वो रिजाइन कर देता है, रेजिग्नेशन दे देता है कि मेरे को आप जज नहीं रहना, मेरे को आप सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं देना, तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, सबसे पहली बात वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, प्रेसिडेंट को। मान लेते हैं आप जज हो सुप्रीम कोर्ट के, आप रिजाइन करना चाहते हो, तो आपका अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको दोगे, आप प्रेसिडेंट को दोगे। ये कहां पे लिखा हुआ है, ये आर्टिकल 124 में ही लिखा हुआ है। 124 में कहां पर, सब सेक्शन 2 के अंदर क्लॉज ए में लिखा हुआ है, ठीक है, कहां पर, सब सेक्शन 2 के अंदर क्लॉज ए में लिखा हुआ है कि क्लॉज ए में लिखा हुआ है कि अगर आपको, ये चेक कर लेना यार, क्लॉज ए में है क्लॉज बी में है, एक बार इसको देख लेना, ठीक है, मैं आपको वेरीफाई करके बता दूं ए या बी में है। उसमें लिखा हुआ है कि अगर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनको रेजिग्नेशन देकर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है तो वो रिजाइन कर सकता है। आर्टिकल 124 सबसेक्शन 2 के अंदर जो है ए और बी में लिखा हुआ है, ये आप एक बार काइंडली चेक कर लेना। और अगर आपको रिमूव करना है, अगर सपोज करो आपको किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना है, तो इनको रिमूव कौन करेंगे, प्रेसिडेंट, बट वो अपनी मर्जी से किसी को भी रिमूव नहीं कर सकते, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो आप सुप्रीम कोर्ट वाला लेक्चर देखना, जहां पर मैंने आपको पूरा क्राइटेरिया बताया हुआ है कि पार्लियामेंट में एक जज जो है सुप्रीम कोर्ट के, उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इतने जज, इतने बंदे ऐसे बोलेंगे, उनके ऊपर ये क्राइटेरिया अगर वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट मोशन पास होगा, 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, दोनों जगहों से पास होगा, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अभी तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज रिमूव नहीं हुए हैं, एक के अगेंस्ट चला था रिमूवल चार्जेस, बट वो पास नहीं हो पाया, ठीक है। तो अगर रिमूव करना है कि सुप्रीम कोर्ट जज को, तो प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, एक्टिंग चीफ जस्टिस का काम करता है। फॉर एग्जांपल चीफ जस्टिस अवेलेबल नहीं है, तो एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस का काम किया जाता है। वो कौन से आर्टिकल में एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात की गई है, आर्टिकल 126 जो है वो डील करता है एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कुछ चीजें आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में दो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं रिसेंट जजेस की। तो दो जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में रिसेंट 2024 में अपॉइंट हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो कौन से दो जजेस सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुए हैं, पहले हमारे पास कोटेश्वर सिंह, इनका नाम याद रखोगे, कोटेश्वर सिंह, ये अपॉइंट हुए हैं एज द सुप्रीम कोर्ट जज। और दूसरे हैं आर महादेवन, क्या नाम है इनका, आर महादेवन, ये भी अपॉइंट हुए हैं। तो दो अभी सुप्रीम कोर्ट में जज चुने गए, एक है कोटेश्वर सिंह, एक है आर महादेवन, ये चीज आपने याद रखनी है। सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ जजेस कितनी हो सकती है, 34। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है जजेस की, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है जजेस की, वो कितनी हो सकती है, 34। तो अभी रिसेंट जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस अपॉइंट हुए हैं वो कौन अपॉइंट हुए हैं, एक है कोटेश्वर सिंह और दूसरे हैं आर माधवन, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा कि 51st नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर हमने कुछ पहला भी देख लिया, उसके बाद हम जैसे तीसरे नंबर ऑफ चीफ जस्टिस कौन थे इंडिया के, थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे मेहरचंद महाजन। अब इनके बारे में इसलिए पढ़ना है, थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये कहां से थे, ये जम्मू कश्मीर से थे, ठीक है, इसलिए इनके बारे में पढ़ना है कि थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, मेहरचंद महाजन, और ये कहां से थे, ये जम्मू कश्मीर से, इसलिए आपके एग्जाम के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहले पर्सन थे जम्मू कश्मीर के जो बने थे एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मेहरचंद महाजन जी का नाम आप याद रखोगे। नेक्स्ट देखो, अब इतना हमें समझ आ गया। अब अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तो बात कर ली, अब जम्मू कश्मीर के एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। तो कौन है एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट, ये आप सबको पता है, जस्टिस ताशी रफ्तान, इतना तो आपको पता होता है ना, जस्टिस ताशी रफ्तान, ये अभी तक आपने याद कर लिया होगा। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से नंबर के हैं, तो ये 37th नंबर के, कौन से नंबर के, 37 नंबर ऑफ चीफ जस्टिस हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के, ठीक है। इनकी कब अपॉइंटमेंट हुई, 27 सितंबर 2024 को ये अपॉइंट किए गए एज द चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट, ठीक है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया, देखो इससे पहले कौन थे, एन कोटेश्वर सिंह, कौन थे, एन कोटेश्वर सिंह,
एन कोटेश्वर सिंह, इनको इन्होंने रिप्लेस किया, वो 36 नंबर के। ये नहीं, अब देखो ना, जस्टिस ताशिर अफसान इसके पहले ऐसे एक्टिंग भी जज कर, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट एक्ट करते, वो हम काउंट नहीं करते। तो 36 नंबर पे कौन थे इससे पहले? एन कोटेश्वर सिंह, ये आपने नाम इनका याद रखना है, ठीक है। अब अगर कोई आपसे पूछे फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट जज जो थे, चीफ जस्टिस जो थे, कौन थे जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस जो थे, वो कनवार सेन थे। कौन थे? कनवार सेन। ये मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है, सारे हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में लेक्चर में देखो, पहले कौन थे? कनवार सेन थे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट दो चीजें हुई, पहली वुमेन जज, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जो है, लद्दाख हाई कोर्ट जो है, उनकी पहली वुमेन जज कौन बनी थी? तो पहली वुमेन जज का नाम था जस्टिस सिंधु शर्मा, ठीक है, जस्टिस सिंधु शर्मा। आप गीता मित्तल जी के साथ कंफ्यूज नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे मैं अभी बताता हूं। अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, तो फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट अगर ऐसे पूछता है तो उसका आंसर होगा जस्टिस गीता मित्तल, ठीक है। क्या होगा? जस्टिस गीता मित्तल। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो हमारी सिंधु शर्मा है, बेसिकली सिंधु शर्मा जो है, ये कब अपॉइंट हुई थी? ये 7 अगस्त 2018 में अपॉइंट हुए थे। और जो जस्टिस गीता मित्तल है, ये कब अपॉइंट हुए? 11 अगस्त 2018 में। तो यहां से लेकर 2020 तक, दिसंबर तक इनका टेन्योर रहा था। तो इसका मतलब पहली वुमेन जज कौन हुई जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की? पहली वुमेन जज हुई जस्टिस सिंधु शर्मा, जो 7 अगस्त है। और फिर उसके बाद दूसरी वुमेन हुई जस्टिस गीता मित्तल। बट ये जस्टिस गीता मित्तल जो है, ये चीफ जस्टिस बनी थी जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की, इसलिए इनको बोला जाता है फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट। आई होप ये चीजें आपको समझ आए होंगे। तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने देखा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जो है, उसके 37 जो चीफ जस्टिस है, वो अभी कौन है? जस्टिस ताशिर अफसान। इससे पहले जो थे, इससे पहले यही एक्टिंग चीफ जस्टिस का काम करे थे, उससे पहले इन्होंने रिप्लेस किया था एन कोटेश्वर सिंह, जो 36 नंबर पे थे। फिर हमने देखा पहले नंबर पे कौन थे? पहले नंबर पे कनवार सेन थे। उसके बाद हमने देखा पहली फीमेल चीफ जस्टिस, अगर मैं बात करूं, पहली फीमेल चीफ जस्टिस जस्टिस गीता मित्तल। और पहली वुमेन जज जो है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की, वो कौन बनी? जस्टिस सिंधु शर्मा, 2018 में। दो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक इधर से मैंने आपको बता दिया कि मेहरचंद महाजन जो है पहले पर्सन है जम्मू कश्मीर से जो अपॉइंट हुए थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और कौन से नंबर पे थे? थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि सेकंड नंबर पे कौन थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? कई बार एग्जाम में ऐसा डायरेक्टली, जैसे मैंने 51, 50, 49 आपको बता दिया ना, तो इसी तरह स्टार्टिंग का पहला तीसरा भी बता दिया। अब सेकंड नंबर के चीफ जस्टिस कौन थे इंडिया के, पूछ रहा हूं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और सेकंड नंबर के चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के कौन थे? चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर के कौन थे, ये भी बता देना। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट, अगर मैच द फॉलोइंग में आ गया तो फिर घबराना नहीं वहां पर, ठीक है। फिर ये नहीं बोलना सर ने पढ़ाया नहीं था, दिस दैट, ठीक है। जैसे हमने वहां पर आर्टिकल पढ़ा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल 124 पढ़ा ना वहां पर, ठीक है, आर्टिकल 124। तो हाई कोर्ट में भी कुछ आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट में एक हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट की बात करें तो हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कौन से आर्टिकल के थ्रू होती है? आर्टिकल 217। किसके थ्रू होती है? आर्टिकल 217 के थ्रू हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर हाई कोर्ट का जज बनना चाहते हो तो आप में क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? पहली बात तो आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, तो सिटीजन ऑफ इंडिया तो चलेगा। दूसरी बात क्या है? आपकी एज 62 साल से कम होनी चाहिए, ठीक है, क्यों? 62 साल पे तो वो रिटायर हो जाएगा, तो आप एज ऑफ 62 ईयर से कम होने चाहिए, तो फिर आप बन सकते हो। और तीसरा कंडीशन क्या है कि आपने कोई भी जुडिशियल ऑफिस, कोई भी जुडिशरी वाला जो ऑफिस है, उसमें एटलीस्ट 10 ईयर सर्व किया हो। एटलीस्ट 10 ईयर्स इन जुडिशियल ऑफिस में अगर आपने सर्व किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो कि आप कर सकते हो, ठीक है। और या फिर आप एडवोकेट हो किसी हाई कोर्ट के 10 ईयर्स के लिए, तो अगर आप एडवोकेट हो किसी हाई कोर्ट में 10 ईयर्स के लिए तो भी आप एलिजिबल हो। देखो ये क्राइटेरिया तो सेम है एडवोकेट वाला, उसमें आपने याद रखना है 10 ईयर्स इन जुडिशियल सर्विस। तो जुडिशियल सर्विस में अगर आप 10 साल से हो किसी भी जुडिशियल ऑफिस में तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। बट यहां पर कोई डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट की बात नहीं हुई है। तो अगर प्रेसिडेंट बोल दे कोई डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है तो उसको हाई कोर्ट का जज बना दे, ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के केस में, ठीक है। और कौन सा आर्टिकल यहां पर इंपॉर्टेंट है? आर्टिकल 217 इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। आर्टिकल 17 कहता है कि जो जज हैं, जो भी जज हैं हाई कोर्ट के, उनको अपॉइंट कौन करते हैं? इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? इनकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, इनकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल के थ्रू करते हैं? आर्टिकल 217 के थ्रू करते हैं। ऐसे ही नहीं कर देते हैं, बेसिकली वो क्या करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेते हैं कंसल्ट, उनसे डिस्कशन होती है, गवर्नर स्टेट के, जिस स्टेट के अपॉइंट हो रहे हैं और जिस स्टेट में जज अपॉइंट हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में अगर जज की अपॉइंटमेंट होनी है तो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से डिस्कशन होगी, फिर गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर
गवर्नर से डिस्कशन होगी। उसके बाद जो चीफ जस्टिस होंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के, उनसे भी डिस्कशन होगी। उसके बाद जो है बेसिकली अपॉइंटमेंट होगी एज द जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अपॉइंटमेंट में कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 217। ये आपको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और इनकी स्वॉर्न इन सेरेमनी, जो जजेस आते हैं इनकी स्वॉर्न इन सेरेमनी जो होती है वो किसके सामने शपथ लेते हैं, गवर्नर के सामने शपथ लेते हैं और वहां पर प्रेसिडेंट के सामने शपथ ली जाती है जब सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट होते हैं। ठीक है, अब सुप्रीम देखो इंपॉर्टेंट चीजें, अगर फॉर एग्जाम्पल इन स्वॉर्न इन सेरेमनी गवर्नर के सामने होती है, अपॉइंटमेंट कौन करे, प्रेसिडेंट। तो अगर किसी हाई कोर्ट के जज ने रेजिग्नेशन अपना देना है तो वो रेजिग्नेशन अपना किसको देंगे, रेजिग्नेशन अपना प्रेसिडेंट को ही देंगे। ये चीज याद कर लेना, रेजिग्नेशन किसको देंगे, प्रेसिडेंट को ही देंगे। इतना आपको याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम से पूछी जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कुछ चीजें मैं आपको याद, कई बार डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आता है, हु इज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कस्टोडियन किसको बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर है होली सोली सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार डायरेक्टली पूछा गया। तो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कौन है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब जैसे सुप्रीम कोर्ट है ना और हाई कोर्ट है, इनको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स भी बोला जाता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट को भी बोला जाता है और हाई कोर्ट को भी बोला जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है आर्टिकल 129 में, आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। और आर्टिकल 215 में किसको बोला जाता है, हाई कोर्ट को। किसको बोला जाता है, हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट को में आर्टिकल 215 में बोला जाता है एज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 129 में बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन में बोल जाता है, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया सुप्रीम कोर्ट को बोल जाता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों को, आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट। इतना आपने याद रखना है। ठीक है, दिस इज क्लियर, समझ आ गया। हमने क्या समझा अभी तक, हमने समझ लिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के अपॉइंटमेंट, मैक्सिमम 34। उसके बाद हमने देखा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस कौन है, इससे पहले कौन थे, ये सब चीजें देखी, फीमेल कौन है बनी है, और उसके बाद चीफ जस्टिस कौन बनी है पहली फीमेल, ये सब चीजें हमने कवर कर ली। ठीक है, उसके बाद क्या होता है इंपॉर्टेंट, उसके बाद इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमारा जो NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, पहली बात तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी कहने का मतलब ये गवर्नमेंट के एक्ट के थ्रू बनी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, बनी कब है, बेसिकली ये बनी है, ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी है ये बेसिकली किस एक्ट के थ्रू बनी है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के थ्रू बनी है। ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 में बनी है। ये एग्जैक्टली डेट नहीं पूछेगा, बट कौन से एक्ट के थ्रू बनी है, एक्ट का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है ये 1993 का। इस एक्ट के थ्रू बनी है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है, न्यू दिल्ली में। कहां पर है इसका हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली में। सर हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके रिसेंट जो है चेयरमैन चुने गए हैं। NHRC के चेयरमैन कौन है, जस्टिस, नाम याद कर लेना, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है, सुब्रमण्यम, इनका आप नाम याद रखोगे। यही रिसेंटली चुने गए एज NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन चुने गए, तो इनको आपको याद रखना। ठीक है, अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में एक चेयरपर्सन होते हैं, 4 और मेंबर्स भी होते हैं, फिर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। मतलब इसके अंदर, मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में, हम ह्यूमंस के राइट को प्रोटेक्ट करें। तो सबसे पहले राइट किसका प्रोटेक्ट होना चाहिए, वुमेन का, एससीज का, एसटीज का, माइनॉरिटीज का, ओबीसीज का। ठीक है, तो इन सबके मेंबर्स भी यहाँ पर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। अब एग्जाम में ना ये चीजें पूछा जा सकता है कि जो हमारी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, क्या हमारी जो नेशनल, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी रिसेंट अपॉइंटमेंट है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, इनके चेयरपर्सन कौन है। तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के एट प्रेजेंट चेयरपर्सन है श्रीमती विजया, ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद कर लेना, के रहतकर। ठीक है, के रहतकर, इनका नाम याद कर लो, ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के। अब नेशनल कमीशन फॉर, इसी तरह एससी शेड्यूल कास्ट के लिए कौन है, श्री किशोर मकवाना। ठीक है, श्री किशोर मकवाना। ठीक है, इनका नाम भी आप याद रखोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए पूछ रहे कौन है, अभी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के चेयरपर्सन कौन है, इनका नाम है श्री अंतर सिंह आर्या। ठीक है, अंतर सिंह आर्या, इनका नाम भी आप याद रखोगे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के चेयरपर्सन। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, जैसे माइनॉरिटीज का याद रखना है, तो माइनॉरिटीज का सिंपल है, इससे याद कर लो, इकबाल से याद करो, बस ज्यादा नहीं, पूरा नाम नहीं याद करो, इकबाल है, इनका नाम पूरा है इकबाल, श्री इकबाल सिंह
लालपुरा इनका पूरा नाम है, बट आपने सिर्फ इकबाल से याद कर लेना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, इकबाल से याद कर लेना। तो माइनॉरिटीज के ही हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम। अब जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसमें जो मेंबर्स आते हैं वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के भी होते हैं, SC STs के भी, माइनॉरिटीज के भी होते हैं, इसी तरह और भी चीजों के होते हैं। बट अगर आपको नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की देखनी है, वो चेयरपर्सन कौन है? श्रीमती विजया के रहतकर। अगर आपने देखना है शेड्यूल कास्ट की, फिर श्री किशोर मकवाना, और शेड्यूल ट्राइब्स की श्री अंतर सिंह आर्या, और माइनॉरिटीज की श्री इकबाल सिंह लालपुरा। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो ये भी हमारा कवर हो गया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की रिसेंट अपॉइंटमेंट थी, ये भी हमने कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नालसा, ठीक है। नालसा को आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया। नालसा इज व्हाट? नेशनल लेवल पे लीगल सर्विस अथॉरिटी, लीगल सर्विस अथॉरिटी। सर ये नालसा क्या करता है? नालसा कुछ नहीं करता है, ठीक है। नालसा क्या करता है? लोगों को फ्री लीगल सर्विस, फॉर एग्जांपल अगर कोई वुमेन है, कोई बच्चा है, कोई SC ST फैमिली का मेंबर है, कोई इंडस्ट्रियल वर्कमैन है, कोई डिसेबल है, कोई पर्सन कस्टडी में है, या ट्रैफिकिंग का कोई शिकार वाला विक्टिम है, तो उनके पास कौन से पैसे होंगे केस लड़ने के? तो उनको फ्री लीगल एड मिले, उसके लिए एक अथॉरिटी है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इतना आपको समझ आ गया। अब ये जो नालसा ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसी एक्ट के थ्रू बनी है। तो कौन से एक्ट के थ्रू बनी है? लीगल सर्विसेज एक्ट जो आया था, लीगल सर्विसेज एक्ट कब आया था? 1987। उसके तहत 9 नवंबर 1995 में एक बॉडी बनाई जाती है जिसको बोलते हैं नेशनल लीगल सर्विसेज, जो कंट्री लेवल पे बेसिकली क्या करती है? लीगल सर्विस प्रोवाइड करती है। किनको? जैसे फॉर एग्जांपल कोई वुमेन चिल्ड्रन है, SC ST फैमिली, तो मैंने आपको बता दिया जो जो क्राइटेरिया जो इसमें फॉर्म है। तो समझ लो जो लीगल सर्विसेज इतना इजीली अटेन नहीं कर सकते उनके लिए बेसिकली फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। 11 नवंबर 2024 में, 11 नवंबर 2024 में इनके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है। कब? 11 नवंबर 2024 में नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है, उनका नाम है, इनके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का क्या नाम है, ठीक है। ये देखना इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस, इनका क्या नाम है? जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई, ठीक है। भूषण रामकृष्ण गवाई। ये पता बेसिकली कौन होते हैं? ये देखो फॉर एग्जांपल इससे पहले जस्टिस संजीव खन्ना थे, ठीक है। फिर वो बन गए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब उससे छोटे जो होते हैं ना सीनियरिटी में, उनको बेसिकली बना दिया जाता है नालसा का। अब मुझे लगता है सीनियरिटी में यही होंगे टॉप में, इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का पॉइंट। और इसके बाद भी आप मुझे बताना कि 2027 में ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बट वो एग्जाम्स में नहीं आएगा कि सीनियरिटी में अभी तक आपको पता है इंडिया में कोई भी फीमेल चीफ जस्टिस नहीं बनी है इंडिया की, ठीक है। बट 2027 में बनेंगी, ठीक है, क्योंकि सीनियरिटी में उनका नंबर 2027 में, अगर सब ठीक रहा तो 2027 में, तो आप मुझे उनका नाम बता सकते हैं। बट ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि अभी तक नहीं है कोई, क्योंकि जो बना ही नहीं है अभी तो उसके लिए पहले क्वेश्चन फ्रेमिंग नहीं होती। बट फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि अभी तक इंडिया में कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फीमेल नहीं है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा कि नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? भूषण रामकृष्ण गवाई है, ठीक है। और 11 नवंबर 2024 में इसकी अपॉइंटमेंट हुई थी, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया, ये तो था नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। अब जब जस्टिस ताशिर अफसान आए, इन्होंने क्या किया? इन्होंने, अब ध्यान से सुनो, ये तो हो गया नेशनल लेवल पे लीगल सर्विस प्रोवाइड करना। अब हर स्टेट की अपनी लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, हर यूटी की अपनी लीगल सर्विस अथॉरिटी है। इसी तरह जो हमारी जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट है उसमें 2 लीगल सर्विस अथॉरिटी आती है। एक है JNK लीगल सर्विस अथॉरिटी, JNK लीगल सर्विस अथॉरिटी, उसके बाद लद्दाख लीगल सर्विस अथॉरिटी। दूसरी कौन सी है? लद्दाख लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो जो JNK लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन चुने गए उनका नाम है अतुल श्रीधरन। क्या नाम है? अतुल श्रीधरन, ठीक है, ऐसा नाम है। तो ये आपको याद कर लेना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। JNK लीगल काम वही है, वो सेंट्रल लेवल पे देखते हैं, ये स्टेट या यूटी लेवल में फ्री लीगल सर्विस है। तो JNK कौन है? अतुल श्रीधरन, ठीक है। और जो लद्दाख लीगल सर्विस अथॉरिटी है यहाँ के कौन है? संजीव कुमार। कौन है? संजीव कुमार। तो संजीव खन्ना से याद कर लेना संजीव कुमार, तो यहाँ से आपको लद्दाख के बारे में पता चल जाएगा। और JNK की अगर मैं बात करूं तो अतुल श्रीधरन, ये नाम भी आपको याद रखना है, दिस इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी, उनके कौन कौन चेयरमैन चुने गए, ये चीज भी हमने कवर कर ली, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको बतानी है। आपको पता है कि 11 दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था। वर्डिक्ट मतलब एक डिसीजन आया था। वर्डिक्ट क्यों आया था? क्योंकि आर्टिकल 370 हटाने के बाद एक वहां पे केस लड़ा गया, उसका वर्डिक्ट आया 11 दिसंबर
23 को, ठीक है। एक 16 डे की हियरिंग चली थी, उसके बाद वर्डिक्ट आया था। मेरे को जस्ट आपको ये बताना है कि ये जो वर्डिक्ट था इसमें बेसिकली इसमें कौन कौन बेंच, कौन सी बेंच थी, 5 जजेस की बेंच थी, और इसमें पांचों जज कौन थे? तो चीफ जस्टिस कौन थे? डीवाई चंद्रचूड़, तब तो वो तो होंगे, ठीक है। एक तो आपको ये याद रखना है कौन है। एक तो जस्टिस संजीव खन्ना भी थे, जस्टिस संजीव खन्ना भी थे, दो तो यहीं से आपको याद हो गए, भूलने वाले नहीं है। एक मैंने अभी आपको बी आर गवाई के बारे में पढ़ाया ना, बी आर गवाई, ठीक है। यहीं से देखो बी आर गवाई कहां पर है हमारे, ये देखो भूषण रामकृष्ण गवाई जो अभी नालसा के आए थे, ये भी थे। तीन तो यहीं से याद हो गए, ठीक है। एक और नाम याद रखो, जस्टिस सूर्यकांत, सूर्यकांत ये नाम याद रखो। और जस्टिस हमारे किशन कौल, जस्टिस किशन कौल, ठीक है, किशन कौल। ये 5 थे जो हमारा वर्डिक्ट आया था किस पे, एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 पे। कौन? जीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवाई, और उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस किशन कौल। ये भी चीज आप याद कर सकते हो क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन, जब भी ध्यान से सुनना, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात होगी, कॉन्स्टिट्यूशन की इंप्लीमेंटेशन के रिलेटेड बात होगी, तो तब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठे। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के लिए मिनिमम जजेस 5 होने चाहिए, 5 से ऊपर जजेस होने चाहिए। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन का इशू है, भारत के संविधान का इशू है, 5 जजेस से कम वाली बेंच तो बैठ ही नहीं सकती, तो मिनिमम 5 जजेस होंगे, उससे ऊपर। तो अगर आपको पूछे सबसे बड़ी कौन सी बेंच बैठी है आज तक, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच, कितने जजेस की बेंच बैठी है, मैक्सिमम जजेस की बेंच बैठी है आज तक 13 जजेस बैठे थे। वो कौन सा केस था? केशव नंद भारती, केशव नंद, ये सबको पता है यार, इसके बारे में नहीं पता तो क्या पता है। केशव नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, स्टेट ऑफ केरला। कब हुआ था ये केस? ये केस है 1973 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पीछे ही डेथ हुई थी ना केशव नंदा भारती जी की, तो इंपॉर्टेंट है। तो लार्जेस्ट बेंच बैठी थी 13 जजेस की, कब बैठी है? केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। इसमें क्या आया था? बेसिक स्ट्रक्चर आया था कॉन्स्टिट्यूशन का। मतलब ऐसे ही नहीं कि गवर्नमेंट कुछ भी चेंज कर सकती है, गवर्नमेंट बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज नहीं कर सकती है, ठीक है। उसमें कुछ चीजें आई बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, और बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट बार बार बताता रहेगा टाइम टू टाइम बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। इससे कम जो है, इससे कम वाली जो है सेकंड नंबर पे, वो 11 जजेस बेंच थी, ठीक है। ये दो देख लो बस, 11 जजेस बेंच थी। इसे सेकंड लार्जेस्ट हम बोल सकते हैं, सेकंड लार्जेस्ट जो थी वो, उसमें 11 जजेस थे, ठीक है। वो कौन सा केस था? गोलकनाथ, ये फंडामेंटल राइट्स वगैरह के रिलेटेड था। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, कौन सा केस है, कब का केस है? 1967 का ये केस है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं उनके लिए जजेस की बेंच भी अच्छी खासी बैठती है, तो ये हमने कवर कर लिया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब इसके बाद जो हम चीजें पढ़ेंगे वो कुछ रटने वाली चीजें जो आपको याद करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, अब मैं आपको बताऊंगा कौन इस साल 2024-25 में ये कहां के चीफ जस्टिस, कौन कौन से, देखो हाई कोर्ट, हर एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चुने गए ना, तो कौन कौन से कोर्ट के कौन कौन से चीफ जस्टिस है एट प्रेजेंट, जो जो 2024-25 में अपॉइंटमेंट हो, इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं चीफ जस्टिस, बस चीफ जस्टिस में बार बार नहीं लिखूंगा, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इनसे सबसे पहले शुरुआत इसलिए करूंगी, सबसे इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है श्री, मैं डायरेक्ट नाम लिख रहा हूं, धीरज सिंह ठाकुर, ठीक है। ये अपना नाम लग रहा है ना इधर का, तो आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस चुनेंगे। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं आपको ये बता देता हूँ जम्मू कश्मीर से, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारी लिस्ट में एक आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस अभी जो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स में धीरज सिंह ठाकुर कहां पर हैं? जम्मू कश्मीर से, ठीक है। कहां से? जम्मू कश्मीर के, ठीक है। फिर इलाहाबाद के चुनेंगे, इलाहाबाद वाला हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद वाला, ठीक है, उसमें कौन चुनेंगे? अरुण बंसाली, कौन चुनेंगे? अरुण बंसाली, ठीक है। धीरज सिंह ठाकुर याद रखोगे, अरुण बंसाली जी को याद रखोगे। फिर दिल्ली हाई कोर्ट की, ये तो आपको खुद ही रटना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। दिल्ली हाई कोर्ट के कौन चुनेंगे? दविंद्र कुमार। अपने रिश्तेदारों दोस्तों के नाम याद करो, दोस्तों ऐसे नाम नहीं होंगे, और रिश्तेदारों के नाम याद करो, और उनमें देखो कौन दविंद्र है, कौन अरुण है, ठीक है। अरुण भंसाली है, ठीक है। तो इनसे रिलेट कर लो, उनको दिल्ली में भेज दो, किसी को इलाहाबाद में भेज दो, ऐसे याद कर लो। अब गुजरात की आप अच्छे से याद कर लेना, गुजरात की फीमेल है तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन है? श्रीमती सुनीता अग्रवाल, कौन है? श्रीमती सुनीता अग्रवाल, तो ये भी आप याद करो। ये सब रिसेंट अपॉइंटमेंट हुए गुजरात की, श्रीमती सुनीता अग्रवाल, ठीक है। फिर हिमाचल प्रदेश आपका पड़ोसी है तो याद रखना जरूरी है, और ये इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश, गुरमीत सिंह संधवालिया, ठीक है, संधवालिया, ठीक है। ये नाम भी याद है, गुरमीत सिंह से याद कर लो, ज्यादा इतना देखना नहीं है। फिर मद्रास हाई कोर्ट के चुनेंगे, मद्रास हाई कोर्ट के कौन है? काल पाठी राजेंद्र
श्री राम, ठीक है, ये ऐसे श्री राम से याद कर लो, मद्रास वाले, तो इतना याद हो। 3-4 और रह गए वो भी कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के, पंजाब और हरियाणा, ये कॉमन हाई कोर्ट है पंजाब और हरियाणा वाला। पंजाब और हरियाणा के कौन है? शील नागू, ठीक है, शील नागू। सुप्रीम कोर्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, एक कोर्ट जो है वो दो का भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता, ठीक है। कौन है? शील नागू, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर के तो अब बताने की जरूरत नहीं है, ताशी रबस्तान, जम्मू कश्मीर के ताशी रबस्तान, ये भी इस साल चुने गए, ये आप सबको पता है, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। केरला के चुने गए कुछ नहीं है, 1-2 रह गए लास्ट। केरला के चुने गए नितिन मधुकर, कौन? नितिन मधुकर, नितिन मधुकर, लिख लो साथ साथ कहीं पे। और लास्ट गुवाहाटी के देख लो, गुवाहाटी कहां पर है? गुवाहाटी कहां पर है? विजय बिश्नोई, ठीक है, विजय बिश्नोई, ये भी आप याद कर लोगे, विजय बिश्नोई, ठीक है, असम है ना। तो अब देखो क्या क्या हमने देख लिया। सबसे हमने पहले देख लिया आंध्र प्रदेश के इंपॉर्टेंट है, चीफ जस्टिस कौन चुनेंगे? धीरज सिंह ठाकुर, जम्मू कश्मीर के। डिस्ट्रिक्ट आपने कमेंट सेक्शन में बतानी। इलाहाबाद के अरुण बंसाली, दिल्ली के देवेंद्र कुमार, गुजरात के सुनीता अग्रवाल, हिमाचल प्रदेश के गुरमीत सिंह, यार ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से कर लेना, ठीक है। मद्रास के कलपाठी राजेंद्र श्री राम से याद कर लेना। पंजाब एंड हरियाणा के शील नागू, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जम्मू कश्मीर तो है ही, ताशी रबस्तान। केरला के नितिन मधुकर और गुवाहाटी के विजय बिश्नोई, ये नाम आपने याद करने क्योंकि एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिस इज क्लियर, यहाँ पर कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ये आप रिवाइज कर लो, अपने एंड पे आपको रटना ही है, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज, 1-2 इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ, ऑल्दो ये स्टडी का पोर्शन, बट फिर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, कुछ नहीं है। एक आपको पता है PIL होती है, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मैं फुल फॉर्म से करवाऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट। मैं कोशिश करूंगा आपको आने वाले 3-4 दिनों में कोई अच्छे लेक्चर्स में जॉब रिलेटेड अवेयरनेस के दूं, बट आपके रिस्पॉन्स पे कमेंट सेक्शन, अगर आपको जरूरत है तो मैं करूंगा, अदरवाइज नहीं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, पब्लिक के इंटरेस्ट में लिटिगेशन फाइल हो सकती है। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये सिर्फ हाई कोर्ट में होती है या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होती है? ऐसा नहीं है। पब्लिक जो इंटरेस्ट में लिटिगेशन है वो दोनों हाई कोर्ट में भी हो सकती है, आप फाइल कर सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और ये हमने कंसेप्ट कहां से लिया है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, हमने कंसेप्ट लिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो इसको आप इजिली कर लोगे, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है, देखो 22nd लॉ कमीशन, ठीक है, 22nd लॉ कमीशन। देखो लॉ कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ध्यान सुनो। लॉ कमीशन जो है बेसिकली एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कोई हमारा कोई एक्ट के थ्रू नहीं है, ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो एक्ट के थ्रू होती है, तो लॉ कमीशन जो है एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। लॉ कमीशन का काम क्या होता है? जो लॉ के रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशन देती है गवर्नमेंट को, ठीक है। इसको कौन बनाते हैं, इसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब ये बेसिकली 3-4 सालों के लिए कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है ना, उसका जो डिपार्टमेंट, इसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। ये इंपॉर्टेंट है यार, लीगल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स किसके अंदर आता है? जो हमारी मिनिस्ट्री है लॉ जस्टिस वाली, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है। लॉ एंड जस्टिस की जो मिनिस्ट्री एंड पार्लियामेंट जो भी है, इसका नाम मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस में जो डिपार्टमेंट है लीगल अफेयर्स, वो एक लॉ कमीशन को अपॉइंट करता है। तो अभी जो 22nd लॉ कमीशन थी ना, 2020 में आई थी ये, और 2024 तक ये चली, ठीक है। इसने काफी चीजों के रिलेटेड अपने रिपोर्ट दी, जैसे फॉर एग्जाम्पल टावर या ट्रांसमिशन लाइन लगती है, उनकी वजह से क्या नुकसान होता है, इसके बारे में बताया। फिर इसने बोला क्रिमिनल प्रोसीजर में ऑनलाइन FIR का केस होना चाहिए, फिर एज ऑफ कंसेंट क्या होनी चाहिए, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की ड्राफ्टिंग में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल था। तो 22nd लॉ कमीशन ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो जो भी लॉ कमीशन आती है उसके एक चेयरमैन होते हैं, तो 22nd लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। 22nd जो लॉ कमीशन थी उनके चेयरमैन थे जस्टिस रितु राज अवस्थी, ये नाम याद कर लें, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इसके चेयरमैन थे। एक नॉन स्टेटरी बॉडी है, डिपार्टमेंट लीगल अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है अपॉइंट करती है एक लॉ कमीशन, जो रिकमेंड करती है गवर्नमेंट को, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या है, आपको याद रखना कि इसके चेयरमैन कौन थे? जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। अब इन्होंने क्या किया? रिजाइन कर दिया मार्च 24 में। अब एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूं, सिर्फ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहां से मैं होमवर्क दे रहा हूं। ये 22nd तो खत्म होगी मार्च 24 में, इन्होंने रिजाइन कर दिया। अब जो 23rd लॉ कमीशन है वो उसके चेयरमैन कौन है? 23rd लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन है? क्या वो बनी है, नहीं बनी है, कब तक चलेगी? तो ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके साथ मैं आज के लेक्चर को कंक्लूड करूंगा। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस करी। देखो आज तो हमने ये पढ़ा बेसिकली कि हमने क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, बट इसके बाद अब धीरे धीरे कवर करेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने अभी तक पढ़ लिया और अगर आप खुद को टेस्ट करना चाहते हो, टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, 1 वीक है, अपने आप को अच्छे से टेस्ट कर लो। आप गूगल में जाओ, awakeningclasses.in लिखना, ठीक है, हमारी वेबसाइट में आप पहुंच जाओगे, वहां पर आपको सेक्शन और फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोनों मिल जाएंगे।
चार्जेस आर मिनिमल, जाके देख लेना, तो आपको मिल जाएंगे वहां पर टेस्ट, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 14 टेस्ट वहां पे पड़े हुए हैं, जिसमें सेक्शनल भी है और 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है। आप अच्छे से जाके उन टेस्ट का बेनिफिट उठा सकते हो। बाकी आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में डाल दो, वहां पे हमसे जुड़ सकते हो। कोई भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वहीं पर होती है। इंस्टाग्राम फेसबुक में डेली करंट अफेयर्स आते हैं, उनको भी आप देख सकते हो। सारे लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, ठीक है। आई होप, देखो आज का लेक्चर पे आपका रिस्पॉन्स जो भी होगा ना कमेंट सेक्शन, ऑन दैट बेसिस आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर रिवीजन सेशन फॉर जॉब रिलेटेड अवेयरनेस स्टैटिक पोर्शन, जिसमें जो कोर टर्मिनोलॉजीज है और भी जो है हिस्ट्री वगैरह ये वो, तो वो सारा मैं आपको रिवाइज करवाने की कोशिश करूंगा डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्स इन कमेंट सेक्शन। दिस इज फॉर टुडे। और अगर आपने सच में, हमें लगता है कि आपको हम अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो आप सपोर्ट एक तरह की कर सकते हो बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड शेयर भी करा करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स की भी हम प्रिपरेशन करवाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।